वेलकम बैक। स्टार्ट करना है क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 11 वीडियो। और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। दो पैरेलल कंडक्टर्स करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, हमारे करंट कैरिंग वायर्स हैं जिनको हमने पैरेलल प्लेस किया हुआ है और उनके बीच में कितना फोर्स होता है इसको फाइंड करना है। ठीक है गाइस, स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। लेट्स वॉच। सबसे पहले गाइस दो वायर, टू स्ट्रेट वायर्स हैं, नेम एज दैट इज ए एंड दैट इज अ बी। अब गाइस पहली क्वेरी की लेंथ कितनी मानते हैं, तो यू मे बी टेक द इक्वल लेंथ ऑफ द वायर। आप डिफरेंट भी कर सकते हैं वहाँ पे L1 L2, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इक्वल लेंथ की दो वायर्स ले रहे हैं, दोनों की लेंथ L मान ली, सपोज दैट इट मे बी चेंज। तो यहाँ पे L1 कर लेंगे, यहाँ पे L2 कर लेंगे। इसके अलावा बच्चों हमने यहाँ पे ये माना हुआ है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना I1 करंट पहले वाले में और सेकेंड वाले में करंट फ्लो हो रहा है I2, और दोनों को पैरेलल प्लेस किया हम लोगों ने। एक खास बात यहाँ पर है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है इन दोनों वायर्स में वो सेम है। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर केस हम लोग लगा रहे हैं उसमें एक कंडीशन लगा दी हम लोगों ने कि केस नंबर फर्स्ट में व्हेन करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, बिकॉज गाइज क्योंकि अगर करंट हमारा अपोजिट हो जाएगा, एक बार अपवर्ड एक बार नीचे जा रहा होगा हमारे में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगा जाके वो भी हमारा क्या होगा, इट बिकम्स चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर केस हमारा ये है कि दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, अब गाइज सबसे पहले क्वेरी यहाँ पे आती है कि भाई अगर ये वाला जो ए वाला वायर है, एल लेंथ का वायर है, I1 करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कहाँ से निकालते हैं बच्चों हम लोग? राइट हैंड थंब रूल से। थंब शो करता है फ्लो ऑफ करंट को, और जो कर्लिंग फिंगर डायरेक्शन होती है वो शो करती है किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। इसका मतलब बच्चों इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड, और कर्लिंग फिंगर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये जो कर्ल फिंगर जिस तरह हमारी फिंगर घूम के आती हैं, ये डायरेक्शन किसकी है? दैट बिकम्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसका मतलब इसकी वजह से बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये अब गाइस पॉइंट जैसे मान लो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कौन सा बनेगा, तो आप बोलोगे इनवर्ट बनेगा जाके, भाई एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे आके अंदर की ओर जाएगा। अगर पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, ये लूप हमारी इस तरफ आ जाएगी, इस तरफ। ठीक है, और मैंने क्या किया, इस तरीके से आगे बढ़ाते चले गए। ये मीन्स ये वाला जो वायर है जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक बना, और इस वाले वायर को ये टच करेगा इसका फील्ड जाके, जो लूप्स आगे बढ़ती चली जाएंगी। मान लो पहले पॉइंट P यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, तो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट हमने मान लिया P1 वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा? इस वायर की वजह से। तो ऑब्वियसली गाइस कैसा बनेगा? इनवर्ट बनेगा। तो इनवर्ट का साइन लगा दिया और मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया B1 को डाला क्योंकि बनाया किसने? फर्स्ट वाले वायर ने बनाया होगा। ठीक है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर यहाँ पे बनेगा, इस वाले वायर पे। अब गाइस अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट P1 पर, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बच्चों जो आती है वो आती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कैसे आती है कि जो हमारे पास थंब होता है वो बताता है फोर्स को, और जो फोर फिंगर होती है ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो मिडिल फिंगर होती है ये बताती है फ्लो ऑफ करंट को, FMC। तो क्वेरी यहाँ पर आती है कि जो I1 करंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P1 पे जो इन्वर्ट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट होगा जाके इसके ऊपर, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ होगी? ठीक है, तो लगा दिया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों ने। लेफ्ट रूल से लगाया तो क्या हुआ, ये वाली फोर फिंगर इन्वर्ट कर रहे थे, इन्वर्ट हमने साइड कर ली अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है। ठीक, इसके अलावा जो हमारा फ्लो करंट है वो कहाँ है बच्चों? अपवर्ड। तो गाइज फोर फिंगर आप सेट कर सकते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, करंट हमारा अपवर्ड जा रहा है, तो थंब कहाँ जा रहा है हमारा? लेफ्ट साइड। तो मतलब इस पॉइंट P1 पर इस I1 से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा है? दैट इज F1 इन डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट साइड। ओके गाइस, कहां से निकाला? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लिया।
बिल्कुल ऐसे ही बात करेंगे अब वायर I2 के लिए। वायर जो B है हमारा, उसमें करंट हमारा I2 फ्लो हो रहा है। अगर ये वाला जो वायर है I1 जिसमें फ्लो करंट हो रहा है, उस वाले वायर से अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा, जाके मैंने इसको नीचे बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दे रहा हूँ मैं इसको, डायग्राम समझ में आ जाएगा आपको। तो ये वाला जब करंट I2 इसमें फ्लो होगा तो क्या होगा, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। कहाँ से? राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है थंब रूल से निकालते हैं, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो होती है बच्चों को निकालते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, थंब रूल से लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो क्या होगा, एक करंट जो अपवार्ड जा रहा है, और कलिंग डायरेक्शन ऑफ फिंगर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होती है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर पॉइंट हमारा यहाँ पर है और अगर पॉइंट दूर चला गया तो ये लूप बन जाएगी, ऐसे लगातार लूप बनती चली जाएंगी, ये कितना पॉइंट हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो क्वेरी बिल्कुल सिमिलर वही आई कि भाई इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया जो कि इस वाले वायर पर है, वायर A पर है, पॉइंट कौन सा, P2। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कौन सा, B2। यहाँ पे B1 माना था, यहाँ पे B2 माना था, ठीक है। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे जा रहा है बाहर की ओर। तो ये जब वायर है इस तरीके से और मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो मतलब यहाँ से जब टच करके निकलेगा तो ये बाहर की ओर निकलेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अंदर की ओर जा रहा था। तो बनने वाला जो पॉइंट P2 पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स आउटवार्ड। आउटवार्ड को डॉट से लिखते हैं और इनवार्ड को हम क्रॉस से लिखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट इस वाले वायर में क्या हो रहा है, इस वाले वायर पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P2 पर B2 बन रहा है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। और अब बताओ इस पे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो बताओ इस पॉइंट P2 पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगा। तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन कहाँ से निकालते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, ठीक है। दो रूल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पहले भी यहाँ अप्लाई किए, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। थंब रूल से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट P2 पर हमें लगाना है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में क्या किया, हमने अपनी फिंगर को स्ट्रेच किया, थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को। इसमें थंब पॉइंट जो होता है फोर्स, FMC, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और C फॉर करंट। डायरेक्शन में सेट करेंगे इन दोनों को, थंब जहाँ जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी हमारी। तो गाइज यहाँ पर आउटवर्ड फील्ड जा रहा है, तो ये फिंगर ने आउटवर्ड बाहर की ओर कर ली, ये वाली, ठीक। अब ये जो फील्ड है हमारा, सॉरी ये करंट है, करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, करंट अपवर्ड, फील्ड हमारा आउटवर्ड, थंब कहाँ जा रहा है, इस तरफ। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, राइट साइड लगेगा, F2 फोर्स, ओके। ये तो हमारा हो गया जाके डायरेक्शन जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल मेथड से निकाली है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इस फोर्स को फाइंड करना है हमें यहाँ पे, और फोर्स के लिए पीछे हमने लॉरेंस फोर्स पढ़े थे, वहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था F = ILB sin थीटा, और जो थीटा एंगल होता है वो L और B के बीच में होता है। तो L लेंथ हमारे पास है, B हमारा परपेंडिकुलर, भाई लेंथ हमारी ऊपर जा रही है, ठीक, और B कहाँ जा रहा है, इनवर्ट। तो ऑब्वियसली गाइस एंगल कितना बनेगा, 90। तो थीटा तो यहाँ पे 90 रहने वाला है, ठीक है। अब फोर्स लग कितने रहे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसका मतलब दोनों फोर्स लगाना है। थोड़ा सा नाम चेंज करते हैं, जब भी हम लोग दो फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो ऑन बाई, तो जैसे मान लो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका नाम चेंज कर रहे हैं हम लोग, जो F1 मान लिया था, तो इसमें क्या करना है, तो गाइस जैसे मान लो F वेक्टर लिखा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन और बाई, मतलब किस पर लगाया गया फोर्स और किसके द्वारा लगाया गया, किसने लगाया और किस पर लगाया गया। तो गाइस इस वाले ने इसके ऊपर फील्ड बनाया था, तो ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ऑन 2 बाई 1, भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड में तभी तो फोर्स लगा है यहाँ पे जाके। तो ऑन 2 लगा किस पे, 2 वाले पे, और लगाया किसने, फर्स्ट वाले ने, तो ऑन बाई, तो ये हो गया F21 वेक्टर। यहाँ पे भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ऑन बाई, ऑन का मतलब लगा किस पे है, 1 पे, लगाया किसने, 2 वाले ने, तो क्या हो गया जाके ऑन 1/2, तो ये हो गया F12 वेक्टर, ठीक है। कहीं भी जरूरत पड़े फिजिक्स में पूरे में डबल नेम लिखने की, किसने लगाया किसके द्वारा, तो ऑन पहले और बाई बाद में, तो F12 वेक्टर, F21 वेक्टर। अब हमें ये F12 वेक्टर और F21 वेक्टर दोनों निकालने हैं, फाइंड करने हैं, तो लगाना पड़ेगा कौन सा, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फोर्स निकालने हैं। फर्स्ट नंबर लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू, ये वाला फोर्स निकालना है, तो ड्यू टू कौन सा है, इसकी वजह से, किस पॉइंट पर, ऑन I2, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू वायर A
ऑन बायर बी। तो ये गाइस हो जाएगा F21 वेक्टर इक्वल टू आई, वेक्टर हटा देते हैं क्योंकि आई एल बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो F21 हमारा कितना हो गया, आई एल बी साइन थीटा, और ये बच्चों थीटा जो एंगल होता है वो एल और बी के बीच में होता है। तो एल और बी के बीच में अगर एंगल है तो बच्चों क्या होगा जाके यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90। मैंने बताया अभी हाल आपको जी, जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है और एल हमारी स्टैंडर्ड है, तो क्या होगा जाके ये एंगल बनेंगे 90। ठीक है, तो थीटा हमारा 90 होता है। F21 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा यहां से आई। अब गाइस आई कौन सा है, आई कौन सा है यहाँ पे I2। भाई फोर्स लग किस पे रहा है, इस वाले पे रखा है। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है I2 करंट पर, और L कौन सी है, कोई भी मान ली, दोनों इक्वली मानी हम लोगों ने, ये वाली भी L है हमारी और ये वाली भी हमारी L है। ठीक है, अगर हम अलग लेते हैं यहाँ पे तो L1 L2 हो जाती है हमारी यहाँ पे। L B, बी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कौन सा है, यहाँ पे बन रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा माना हम लोगों ने, B1। तो यहाँ हो गया B1 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा F21 वेक्टर इक्वल टू I2L B1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये। ठीक है, इसके अलावा इससे पहले हम लोग एक चीज़ और पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ बियो-सावर्ट लॉ पढ़ा था, और वहाँ पर हम लोगों ने, और एम्पीरिकल लॉ पढ़ा, दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों फॉर्मूले सेम आते हैं हमारे पास। तो वहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड टू ए स्टेट वायर, और वो था हमारा B इक्वल टू μ0/2π I/L, लेंथ उसकी, या जिस पॉइंट पे निकाल लें I/R बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर एंड मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, B1 इक्वल टू μ0/2π I1 अपॉन डिस्टेंस मान ले रहे हैं कौन सी, दैट इज ए D, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D, जहां पर फोर्स निकाल रहे होते हैं, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाला वो डिस्टेंस हमारी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P1 निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा कहां से है, ये वाला। कहां पर है ये बच्चों, एट पॉइंट P1, ये आ गया। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास B1, वो उठा के पुटअप कर देते हैं फर्स्ट नंबर इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जब पुटअप करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स द F21 वेक्टर इक्वल टू I2L, B1 की वैल्यू प्लेस करेंगे μ0/2π I1 अपॉन D। D इज द डिस्टेंस वेयर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिविटी डिटरमाइंस। तो पॉइंट P है तो डिस्टेंस हमारी ये वाली हो जाएगी, तो इसलिए D लिखा हुआ है हमने। ओके, फर्स्ट नंबर, तो इसको डाल देते हैं फर्स्ट नंबर या सेकंड डाल देते हैं। एक फोर्स हमारा यहाँ से फाइंड हो गया। अब एक और फोर्स फाइंड करना है, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही। कौन सा वाला बच्चों, F21 फाइंड किया था, अब फाइंड करेंगे F12 को। क्या बदलेगा, जो जैसे मान लो F21 की वैल्यू जो हमारे पास है वो कौन सी है, I2, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, I1। L तो हमारा वही है, लेंथ दोनों के बराबर मानी हुई हम लोगों ने, μ0/2π कांस्टेंट होता है। I1 था इस वाले केस के लिए, तो इस वाले केस के लिए कौन सा हो जाएगा, I2। तो जहाँ पे I1 है वहाँ पे I2, और जहाँ पे I2 है वहाँ पर I1। इसके अलावा L और D तो हमारी सेम है, क्योंकि डिस्टेंस हमारी ये इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, आप बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली F12 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से I2 की जगह रिप्लेस कर दिया I1, L हमारा वही है, μ0/2π वही है, I1 जहाँ लिखा था वहाँ पे कर दिया I2 अपॉन D, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जरा चेक करिए इसको, तो फोर्स हमारे निकल के आए हैं, तो कैसे आए हैं, दोनों सेम आए हैं। चेंज क्या है इनके अंदर, चेंज है डायरेक्शन, ये लेफ्ट लग रहा है तो ये राइट वर्ड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ छोटा सा, फ्रॉम कौन कौन सी इक्वेशन बच्चों, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशन से जो फोर्स है हमारे वो कैसे हैं, बराबर है, और डायरेक्शन चेंज है, इनको नोट करने के सिंबल नेगेटिव का, मतलब F12 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर। अगर दोनों की लेंथ एक ही है, करंट I1 I2 फ्लो हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली गाइस क्या होगा जाके, दोनों बराबर फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे। अब क्वेश्चन आता है डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिपल्सन फोर्स होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो गाइस जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उस केस में डायरेक्शन दोनों कैसी है, अपोजिट। ये इसको इस तरफ खींचेगा, ये इसको इस तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो व्हेन द करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन इन टू स्टेट वायर्स, फोर्स बिकम्स द अट्रैक्शन। ठीक है, और फोर्स कौन सा होगा, एंड अट्रैक्शन फोर्स, डायरेक्शन अपोजिट, दोनों खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो ये अट्रैक्शन हो गया।
तो फोर्स कौन सा हो गया बच्चों? अट्रैक्शन फोर्स। इसीलिए हमने यहाँ पे केस लगाया था कि व्हेन करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब केस नंबर सेकेंड में बच्चों क्या करना है हमें यहाँ पे? व्हेन द करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या बदलेगा? बिल्कुल यही चेंज हो जाएगा, ये वाला फोर्स इस तरफ चला जाएगा, ये वाला फोर्स इस तरफ चला जाएगा, और दोनों आउटवर्ड जा रहे होंगे, तो क्या होगा जाके? इट बिकम्स द रिपल्सन। तो केस नंबर सेकंड में क्या लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे? व्हेन द करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन डायग्राम बदल जाएगा हमारा बस केवल, ठीक है। और उसके बाद कुछ इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, और यहीं से फाइंड करना हम लोगों को 1 एम्पियर की डेफिनेशंस को। पहले इसको नोट कर लीजिए, तब बात करते हैं। अब सेकंड केस में बच्चों यहाँ पे, सेकंड केस में क्या है? व्हेन द करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बायर हमारे हो गई है, बस बदला क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट अपोजिट हुई है यहाँ पे। मीन्स एक में करंट अपवार्ड जा रहा है और एक में करंट बच्चों डाउनवर्ड जा रहा है हमारा, ठीक। डिस्टेंस हमारी वही डी है, दोनों की लेंथ हम एल मानेंगे। तो अगर हम वैल्यू बनाते हैं यहाँ पे, तो केवल डायरेक्शन फोर्स को फाइंड कर रहे हैं, और जो फॉर्मूले हमारे बनेंगे वो सिमिलर रहेंगे हमारे, ठीक है। तो फिर से एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, जो अभी पहले लगाया था वही मैं तो फिर से लगा मैं। देखिएगा यहाँ पे करंट I1 फ्लो हो रहा है इसमें। अब I1 करंट इस वाले पॉइंट, मान लो यहाँ पॉइंट है हमारा कोई P1, इस पॉइंट P1 पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाएगा? ये जो करंट I1 है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लूप बनेंगी सारी। तो इस पॉइंट P1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो किस तरीके से बनाएगा? तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं बच्चों यहाँ पे। तो इसमें अप्लाई किया हम लोगों ने, ये थंब रूल लगाया, थंब हमारा करंट को बताता है, करंट डायरेक्शन ऑफ फिंगर जो है हमारी वो किसको बताती है? मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब अगर करंट अपवार्ड जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पे इसकी वजह से बनने वाला जो फील्ड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये, और ये यहाँ पर कैसा जा रहा है? इनवर्ट, ठीक। करंट अपवार्ड जा रहा था, ये इनवर्ट, सेम रहा। अब यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड ये P1 पॉइंट पे P1 बन रहा है, तो बताओ बच्चों जो फील्ड है हमारा वो कैसा जा रहा है? इनवर्ट जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसी है? इनवर्ट। तो बताओ इस पॉइंट P पर फोर्स कहाँ से निकालेंगे? तो फोर्स निकालते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, लगा देते हैं। FMC लेफ्ट हैंड रूल है, FMC, if we stretch our thumb, forefinger and middle finger each are perpendicular to each other, then अब हमें सेट करना है, इसको निकालना है, इन दोनों को सेट करना है, डायरेक्शन जिसमें गिवन है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों करंट हमारा कहाँ जा रहा है? ये अपवार्ड, इसकी वजह से यहाँ बन रहा है, अपवार्ड जा रहा है, ये करंट हो गया। और फील्ड हमारा कहाँ? इनवर्ड जा रहा है, तो थंब हमारा कहाँ जा रहा है? लेफ्ट साइड। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फोर्स बनेगा वो कहाँ लगेगा? लेफ्ट साइड लगेगा, ठीक है, इस तरफ। तो ये फोर्स, इस फोर्स का नाम कैसे रखते हैं? तो फोर्स का नाम रखते हैं ऑन और बाई। बनना लगा किस पे है? दूसरे वाले वायर पे। तो फोर्स लगा दूसरे वाले पे, लगाया किसने? पहले वाले ने। तो ऑन टू बाई वन, तो फोर्स का नाम हो गया जाके F21 वेक्टर। मैंने रिवाइज किया बस, के वाले पहले भी लगा चुके हैं इस तरीके से, बस इसको हमने रिवाइज किया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ था, पहले क्या था? ये करंट इसमें भी अपवार्ड जा रहा था, और अब की बार जो करंट इसमें जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा? इस वाले केस में जब डाउनवर्ड हमारा करंट यहाँ से जा रहा है नीचे की ओर, तो हमने इसको लाइन को नीचे बढ़ाया, इसको भी नीचे बढ़ाया। अब इसकी वजह से फील्ड बनने कहाँ? करंट डाउनवर्ड है, थंब रूल फिर से लगा दिया। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे बच्चों कैसा होगा? इट बिकम्स क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका करंट बनेगा कैसा? क्लॉकवाइज, इस तरफ। ये बनते बनते लूप बनेंगे सारे, और इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट हमने यहाँ मान लिया कौन सा? P2, इस पे कहाँ बनेगा? इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। नाम क्या डालते हैं इसका? B2। कहाँ जा रहा है? आउटवर्ड। यहाँ पे कहाँ था? इनवर्ट। यहाँ पे कहाँ है? आउटवर्ड, ठीक है। तो ये सॉरी उल्टा हो गया, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज बनते 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 बाहर। तो यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा? फोर्स बिकम्स द B2, और कैसा रहेगा? इट ऑल्सो बी इनवर्ड। पहले वाले में आउटवर्ड हुआ था हमारा यहाँ पे, इस बार में क्या हो जाएगा बच्चों? इस बार में ये इनवर्ड ही बनेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, और फोर्स निकालना है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, लगा देते हैं रूल। FMC मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट हमारा अपवर्ड, फोर्स कहाँ गया? फिर से लेफ्ट, तो करंट नीचे हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट हो गई, और फिर से कैसे हो गई? इट बिकम्स लेफ्ट साइड, बाहर की ओर लगेगा। F on 1/2, F12 वेक्टर, और कैसी? ये भी आउटवर्ड। पहले कौन सा था? डायरेक्शन दोनों इस तरीके से, अब क्यों इधर जा रही है? तो पहले था अट्रैक्शन फोर्स, और अब कौन सा हो गया बच्चों?
रिपल्सन फोर्स वैल्यू हमारी वही रहेंगी, कौन सी, F12 इक्वल टू F माइनस F21 और वैल्यू μ0/2 पाई I1 I2 L/d। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, सिमिलर, बस डायरेक्शन को दिखाना था। अगर अपोजिट होगा तो लेफ्ट साइड पे बनेंगे दोनों, वैसे डायरेक्शन। और यहाँ पे कौन सा होगा, एंड फोर्स बिकम्स रिपल्सन, फोर्स बिकम्स रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स। ठीक है, कंफर्म। फोर्स निकाल लिया, वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एक छोटा सा काम और करना है, और वो काम है हमारा 1 एम्पियर की डेफिनेशन। 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहां से कैसे निकालेंगे, अगर हमारा करंट 1 एम्पियर होगा तो क्या होगा, तो फोर्स कितना होगा, तो मेजर कर सकते हैं हम लोग बच्चों। मान लीजिए एक वायर हमारे पास ये, अब हमें क्या पढ़ना है, 1 एम्पियर पढ़ना है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन इसी फॉर्मूले से पढ़नी, और उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, समझते हैं इसको क्या करना है। इसमें एक वायर हमारे पास है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड, दैट इज ए I1। ठीक, मैंने कुछ डिस्टेंस पर एक वायर और प्लेस कर दिया और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 I2 I1 I2, और देखते ही पता लग गया होगा आपको कि दोनों में एक्सपीरियंस होने वाला फोर्स कौन सा होगा जाके, इट बिकम्स द रिपल्सन फोर्स। ये इसको इस तरफ खींचेगा और ये इसको इस तरफ खींचेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर इस जगह पर एक पुली लगा दी। ठीक, सुनना बात को, यहां पर एक पुली लगा के हमने एक वायर लगा दिया, और वायर लगाने के बाद यहां पर हैंग कर दिया 100 ग्राम मास, 100 ग्राम मास। और बच्चों अगर 100 ग्राम मास अगर हैंग कर दिया तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो F=mg होता है। मास 100 ग्राम में किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तो 1000 के डिवाइड हो जाएगा वहाँ से, और अगर 1000 के डिवाइड हो जाएगा बच्चों तो 100 ग्राम अपॉन 1000 करेंगे वहाँ से किलोग्राम में चेंज करने के लिए, तो बच्चों जो मास होगा हमारा वो हो जाएगा जाके कितना, 100/1000 किलोग्राम। ठीक, और जी की वैल्यू 10 होती है। जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 10, तो जी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 10। लगाते हैं फोर्स, तो यहाँ हो जाएगा F=mg, तो यहाँ हो जाएगा 100/1000 इंटू 10, क्रॉस हो जाएगा सारा, कितना बचेगा 1 न्यूटन। मतलब एक 100 ग्राम का जो वायर है हमारे पास, मान लो 100 ग्राम का वेट हमारे पास रखा है, तो ये मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है 1 न्यूटन। ठीक है, कंफर्म। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से, तो हमने यहाँ पे एक 100 ग्राम का एग्जाम्पल दिखाया कि फोर्स 1 न्यूटन लगेगा। ठीक, अब जरा यहाँ पे आ जाओ, अगर मान लो आई की वैल्यू 1 हो जाए, लेंथ हमारी 1 हो जाए, डी हमारा 1 हो जाए, पास समझना है, प्रैक्टिकल थोड़ा बता रहा हूँ मैं, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ एक तरीके से। इसमें करंट हमने डाउनवर्ड खींचा, इसमें करंट हमारा अपवर्ड जाएगा, तो मुझे मालूम है अगर करंट फ्लो होगा जाके तो दोनों रिपल्सन फोर्स लगेंगे। इसको मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको एक पॉइंट। और मैंने एक चीज़ बताई आपको, अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई मास लगा देता हूँ 100 ग्राम का, तो ये इसको इस तरफ खींचेगा, कितने न्यूटन से खींचेगा, 1 न्यूटन से खींचेगा। तो अगर मान लो ये अगर 1 न्यूटन से इस तरफ खींचेगा और मैं इसमें करंट फ्लो करा दूँ, इस वाले वायर में डाउनवर्ड करंट फ्लो करा दूँ और ये वायर खींच ना पाए, कौन सा, ये वाला बेट जो है, जैसे मान लो हमने बेट अटकाया तो ये वायर अपने आप ऐसे ऐसे हो जाएगा, खींच जाएगा इस तरफ। और ये अगर बेट इस तरफ खींच ना पाए, ना खींच रहा हो, तो इसका मतलब क्या, हम जानेंगे कि यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन लग रहा है ना। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था आपको कि भाई यहाँ पे 100 ग्राम का वायर है, 100 ग्राम का वायर कितना फोर्स लगाता है, 1 न्यूटन। तो जैसे ही मुझे बेट लगाना चाहिए तो वायर अपने आप ऑटोमेटिक, मैंने यहाँ बांध रखा है, तो यहाँ बांध रखा है तो ये वायर अपने आप ऐसे जाके तिरछा हो जाएगा अपने आप गोल, इसकी वजह से इसकी बेट भी खींच जाएगा, और ये फोर्स कितना होगा जाके, 1 न्यूटन होगा। और मान लो मैंने करंट फ्लो किया, और करंट फ्लो करने, इस वाले वायर में करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने के बाद में ये इस तरफ फोर्स लगाएगा ना, इसको रिपल्सन फोर्स है, किसको, इसको रिपल करेगा। और जब रिपल करेगा तो ये जो वायर मैंने इस तरीके से किया, ये बिल्कुल सीधा सीधा ही है, तो हम क्या कहेंगे उस जगह पे, हम उस जगह कहेंगे भैया कि ये वाला जो फोर्स है वो भी कितना है, 1 न्यूटन। कहाँ से बना, इस करंट से बना। ओके, अब जरा देखो 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के लिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया, F=μ0/2 पाई। I1 की वैल्यू 1 एम्पियर करनी है, I2 की वैल्यू भी 1, दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो होना है। L मान लिया 1 और D की वैल्यू भी 1 है, तो फोर्स हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन, इसकी वैल्यू होती है।
म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻7 होती है, सॉरी 10⁻7 होती है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 10⁻7। ठीक है, अब इसको अपोजिट पढ़ लीजिए कि अगर मान लो करंट हमारा 1 एम्पियर हो, करंट हमारा 1 एम्पियर तब होगा जब लेंथ हमारी 1 होगी, डिस्टेंस दोनों वायर की 1 होगी, और लगने वाला फोर्स कितना होगा, इतना। अगर इस वायर पर ये करंट फ्लो करने पर इतना फोर्स होगा जाके, तो वहाँ फ्लो होने वाला करंट कितना होगा बच्चों, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इस वाले फॉर्मूले से 1 एम्पियर की। नोट कर लेंगे इसको, यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं। इफ लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, डिस्टेंस ऑफ वायर इक्वल टू 1 मीटर, देन एंड फोर्स इक्वल टू 2 × 10⁻7 न्यूटन, तो देन I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू कितना होगा 1 एम्पियर। और डेफिनेशन में नोट कर लेंगे इसको लैंग्वेज में। इफ डिस्टेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज 1 मीटर, यूनिट लेंथ, and the applied force due to current is 2 × 10⁻7 Newton, then flow of current will be the 1 ampere. Okay, that is the definition for the 1 ampere. Okay guys, तो हमने क्या पढ़ा आज के वीडियो में? फोर्स निकाला सेम डायरेक्शन के लिए, फोर्स का फॉर्मूला, डायरेक्शन निकाली अपोजिट के लिए, और अपोजिट के निकालने के बाद 1 एम्पियर के डेफिनेशन को लगाया हमने। ओके गाइज, थैंक यू। और इसके बाद पढ़ना है क्या हमें? नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा हम लोगों को कौन सा? टॉर्क के लिए। ठीक है।